नमस्कार दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है एनसीईआरटी एजुकेशन लैब में। तो आज का टॉपिक है दोस्तों क्लास 10 का अर्थशास्त्र, क्लास 10 का अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पाठ 2 से अर्थशास्त्र का पाठ 2 से, जिसका नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था का क्षेत्र का महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखने जा रहे हैं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में आने वाले क्वेश्चन है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। तो यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। तो अभी तक आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से देख लीजिएगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो 1 अंक वाले पहले प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है, सेवा क्षेत्रक में शामिल गतिविधियों के 2 उदाहरण दीजिए। तो सेवा क्षेत्रक का उदाहरण देना है, यानी कि तृतीय क्षेत्रक का उदाहरण आप लोग को देना है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको जरूर याद होना चाहिए। तो उत्तर है परिवहन और संचार व बैंकिंग। संचार भी हो गया, परिवहन भी हो गया, या बैंकिंग भी होगा। ये हो गया सेवा क्षेत्रक में, यानी कि तृतीय क्षेत्रक में। आप लोग बहुत से उदाहरण दे सकते हैं। अब है दूसरा है अर्थव्यवस्था में प्रत्येक क्षेत्र के अंतिम उत्पाद को ही गणना क्यों की जाती है। तो इसका उत्तर सही है, दोहरा गणना की समस्या के बचने के लिए, यानी कि दोहरा बार, यानी कि फिर से उसको ना गिनना पड़े, इसके लिए उसको सबसे अंतिम में उसको गणना किया जाता है। अब देखते हैं तीसरा है सार्वजनिक व निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है। तो उत्तर है उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर। ये आप लोग अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा में है रोजगार और सृजन में किस क्षेत्र के भारत में स्थान है। रोजगार और सृजन में किस क्षेत्र का भारत में प्रथम स्थान है। तो प्राथमिक क्षेत्र में भारत का प्रथम स्थान है। और 5वां है रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। इसका सही आंसर है 2005। वर्ष 2005 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम चालू किया गया। अब है छठा क्वेश्चन। छठा है आर्थिक गतिविधियों जो तृतीय क्षेत्र में नहीं आते क्या का एक उदाहरण दीजिए। तो इसका सही है मधुमक्खी पालन आदि। बहुत से आप लोग ऐसे गतिविधियाँ बता सकते हैं, जो आर्थिक गतिविधियाँ ऐसे बहुत सारे बता सकते हैं जो तृतीय क्षेत्र में नहीं आते हैं, जैसे कुर्सी बनाना, मेज बनाना। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में है 7वां क्वेश्चन है सार्वजनिक क्षेत्र में सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या है। सार्वजनिक क्षेत्र में सरकार का क्या उद्देश्य है, यही बताना है। तो उत्तर है सामाजिक कल्याण व सुरक्षा प्रदान। आप लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं 8वां में टिस्की जैसे कंपनी में कौन सा एक्ट लागू नहीं होगा। तो इसका सही आंसर है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम। अब देखते हैं 9वां क्वेश्चन। 9वां है प्रच्छन्न बेरोजगारी की किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी को किसी अन्य नाम से जाना जाता है, उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं अल्प बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी। अब है 10वां है भारत में सेवा क्षेत्र की क्या विशेषता है। तो भारत में सेवा क्षेत्र का विशेषता बताना है। तो सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक हिस्सेदारी सेवा क्षेत्र का ही होता है। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। अब है प्रश्न 11 है सवेतन छुट्टी का प्रावधान किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर है संगठित क्षेत्र में। अब है 3 से 5 अंक वाले प्रश्न है दोस्तों। अब इसे देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है सार्वजनिक व निजी क्षेत्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो पहले हम लोग सार्वजनिक क्षेत्र के बारे में देखते हैं, इसके बाद हम लोग देखेंगे निजी क्षेत्र। तो सार्वजनिक क्षेत्र में है परिसंपत्तियां पर सरकार का नियंत्रण, यानी कि कोई भी संपत्ति पर सरकार का नियंत्रण होता है और सभी सेवाएं सरकार उपलब्ध कराती है। सार्वजनिक सभी सेवाएं सरकार ही कराती है, सार्वजनिक काम हम नहीं कर सकते हैं। और दूसरा है इसका उद्देश्य अधिकतम सामाजिक कल्याण का होता है, तो सभी समाज के लिए यह काम होता है। और चौथा है रोजगार सुरक्षा दी जाती है। और 5वां है सवेतन छुट्टी व अन्य सेवाएं दी जाती है। अब हम देखते हैं निजी क्षेत्र। निजी क्षेत्र में है परिसंपत्तियां पर निजी स्वामित्व। तो जो भी संपत्ति है उसमें कोई कंपनी निजी कंपनी का हाथ होता है। और भाई दूसरा है सारी चीज़ें एक व्यक्ति या कंपनी उपलब्ध कराती है। तो बात सही है, कंपनी द्वारा यह निजी
क्षेत्र होता है और किसी व्यक्ति द्वारा हम आप इसे कर सकते हैं। और तीसरा है अधिकतम लाभ कमाना इसका उद्देश्य होता है। और रोजगार व श्रमिक सुरक्षित नहीं होते हैं, बात सही है। और पाँचवा है सवैतनिक छुट्टी व अन्य सेवाएं सामान्यतः नहीं दी जाती है। अब है दूसरा क्वेश्चन में है संगठित क्षेत्र में मजदूरों के सामने आने वाली कठिनाइयों का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर है पहला देखते हैं यह क्षेत्र सरकारी नियमों और विनियमों को नहीं मानता है। असंगठित क्षेत्र सरकारी का नियम नहीं होता है, उसमें कोई नियम ही नहीं होता है। और दूसरा है न्यूनतम वेतन मिलता है, यानी कि बहुत कम वेतन मिलता है। और तीसरा है रोजगार की अवधि वह कार्य समय सीमा निश्चित नहीं होती है, आप कभी भी जा सकते हैं और कभी भी आपको काम से हटा दिया जा सकता है। और चौथा है किसी प्रकार की छुट्टी या लाभ का प्रावधान नहीं होता है, बात सही है। तो आप लोग देखते होंगे कि असंगठित क्षेत्र में रविवार को भी छुट्टी नहीं दिया जाता है, उस दिन भी आपको काम पर जाना पड़ता है। और पाँचवा है निश्चित कार्य क्षेत्र व अच्छी सेवा सुविधाएँ उपलब्ध नहीं होता है। अब है तीसरा है संगठित व असंगठित क्षेत्र में रोजगारों की परिस्थितियां में क्या अंतर पाया जाता है। तो संगठित और असंगठित क्षेत्र में अंतर बताना है दोस्तों। तो पहला अंतर है संगठित और असंगठित क्षेत्र में पहला अंतर है अधिक वेतन प्राप्ति। संगठित क्षेत्र में अधिक वेतन प्राप्त होता है दोस्तों, और असंगठित में बहुत कम वेतन प्राप्त होता है। और दूसरा है नौकरी इसमें सुरक्षित होती है, और इसमें नौकरी सुरक्षित नहीं होती है, आपको कभी भी हटा दिया जा सकता है। और तीसरा है कार्य की स्थितियाँ अच्छी होती है, और इसमें है निम्न स्तरीय कार्य परिस्थितियाँ होती है। और चौथा है कर्मचारी योजना का लाभ इसमें होता है, और इसमें कर्मचारी योजना का लाभ नहीं होता है। कार्य अवधि इसमें निश्चित होती है कि कितने घंटे आपको एक दिन में काम करना है, और इसमें कोई निश्चित नहीं होती है, आपको कम भी करना पड़ सकता है, अधिक भी करना पड़ सकता है। अब है चौथा है राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के 3 प्रावधान बताइए। तो राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के 3 विशेषताएं बताना है। तो पहला है राष्ट्रीय गारंटी योजना के अंतर्गत 100 दिनों की रोजगार की गारंटी दी जाती है। और दूसरा है रोजगार न मिलने या कम मिलने पर बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाता है। और तीसरा है अपने गांव या आसपास के क्षेत्र में कार्यस्थल होना चाहिए। अब क्वेश्चन 5 है, प्रश्न 5 है यद्यपि आर्थिक गतिविधियों को प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्रकों में विभाजित किया गया है, लेकिन वे परस्पर एक दूसरे पर निर्भर हैं, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। तो इसका कथन सत्य है, क्योंकि पहला है प्राथमिक क्षेत्र को उत्पादन बढ़ाने व वितरण के लिए नई तकनीकों का परिवहन की आवश्यकता होती है। और दूसरा है विनिर्माण उद्योगों की कच्चा माल प्राथमिक क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। और तीसरा है प्राथमिक व द्वितीय क्षेत्र की सहायता से ही सेवा क्षेत्र में नए रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं, जैसे भंडारण, बैंकिंग, यातायात। तो आप ऐसे बहुत से कारण लिख सकते हैं। अब प्रश्न 6 है शहरी क्षेत्रों में रोजगार पैदा करने की कोई 3 सुविधाएं सुझाइए। तो पहला है क्षेत्रीय शिल्प उद्योग व सेवाओं की प्रोत्साहन देना। और दूसरा है पर्यटन उद्योग को प्रोत्साहन देना। और तीसरा है अनावश्यक सरकारी नीतियों व नियमों में परिवर्तन। और चौथा है मूलभूत सुविधाएं, तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना। और चौथा है आसान सत्ता पर ऋण या आर्थिक सहायता प्रदान करना। अब है 7वां क्वेश्चन। 7वां है तेजी से बढ़ती जनसंख्या किस प्रकार बेरोजगारी को प्रभावित करती है। तो इसका उत्तर है रोजगार के अवसर जनसंख्या के अनुपात में नहीं बढ़ते। और दूसरा है कृषि व शहरी क्षेत्रों में प्रक्षण बेरोजगारी बढ़ जाती है। और तीसरा है संसाधनों पर बोझ पड़ जाता है। और चौथा है अधिक व्यक्ति उपलब्ध होने से रोजगार से प्राप्त आय निम्न स्तर पर आ जाती है। और 5वां है वस्तुओं व सेवाओं की कीमत बढ़ जाती है।